हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में भी आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसी डायनेस्टी के बारे में जिस डायनेस्टी के एरा को गोल्डन एरा के नाम से जाना जाने लगा। इस डायनेस्टी के एरा के दौरान जितनी फील्ड्स थी, जैसे कि साइंस हो गई, इकोनॉमी हो, रिलीजन, स्पिरिचुअल, जैसे भी फील्ड्स, उस सब में बिल्कुल पीक पे आ गया था बिल्कुल। एंड गाइस आपको जीरो के बारे में तो पता है, जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट ने। वो भी इसी के एरा में था, यानी गुप्ता एरा में। ठीक है, तो आज हम लोग गुप्ता एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ी सी पहले कहानी बता देता हूँ। आखिर ये गुप्ता एरा स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, गुप्ता एरा ऐसे स्टार्ट हुआ था, जब आपको पता होगा कि मौर्य एम्पायर जब खत्म हो गया था, मौर्य एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइन पे आ गया था। और उस टाइम पे जितनी भी टेरिटरीज थी मौर्य एम्पायर की, वो सब मतलब टूटने लगी। और जो इसके लोकल एरिया थे उन्हें अपने अपने कब्जे में ले लिया, और फ्रीडम ऐसा ऐसा फ्रीडम उन्हें कर लिया था। ठीक है, क्योंकि वो टेरिटरीज टूटने लगी और मौर्य एम्पायर को कंट्रोल करने वाला कोई इतना पावरफुल राजा आया नहीं था मौर्य एम्पायर के बाद। एंड उन्हीं में से कुछ ये डायनेस्टीज हैं जो कि कुछ पावरफुल थी थोड़ी सी, जैसे कि सुंगर डायनेस्टी, कान्हो डायनेस्टी, सतवाना। और ये कुछ फॉरेन डायनेस्टी भी थी जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, जो कि है साका डायनेस्टी, पार्थियंस डायनेस्टी और कुशानाज डायनेस्टी। ठीक है, सो अभी मेन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल, या फिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि गाइस गुप्ता एरा को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, आखिर ये हमें पता कैसे चला कि आखिर ये गुप्ता एरा भी जैसी कोई चीज़ है, आखिर उसका राइज कैसे हुआ। ये सब हमें पता चलता है कुछ सोर्सेज से, जैसे एपिग्राफिक सोर्सेज, न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज, जिन्हें कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चला है। ठीक है, हमें गुप्ता एरा के बारे में जानने से, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानने से पहले हमें उनकी जियोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। या फिर सबसे पहले राजगद्दी पे कौन बैठा है, फिर उसके बाद कौन आया ऐसे। ठीक है, तो रॉयल जियोलॉजी के बारे में जानने से देखो, सबसे पहले आया था श्रीगुप्त, जिसको फाउंडर भी बोला जाता है। लेकिन ये पावर में नहीं था, लेकिन फाउंडर तो था, लेकिन पावर में नहीं था। तो पावर में कौन आया था सबसे पहला एम्परर, कौन था गुप्ता डायनेस्टी का, अगर एग्जाम में, तो वो था चंद्रगुप्त वन। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इसको फाउंडर चंद्रगुप्त वन रियल वाला यही होएगा। अगर लाइन बाई लाइन देखे तो सबसे पहले आया था श्रीगुप्ता, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्ता एंड स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये लाइन लाइन से मैंने आपको बता दी, जो कि बैठे थे मतलब गोल्डन एरा और ये गुप्ता एरा के टाइम पे। सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो आखिर ये असली वाले सोर्सेज क्या हैं, जो मतलब और मोर सोर्सेज जो हमें पता चलता है, जैसे कि बैसाख दत्ता द्वारा ये लिखे हुए हैं ये बुक्स हैं, जैसे कि देवी चंद्रम गुप्तम और मुद्र राक्षस। ये ऐसे बुक्स है जिससे हमें पता चलता है कि आखिर इनका राइज कैसे हुआ गुप्ता एम्पायर का। और ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड इलाहाबादी इंस्क्रिप्शन, इनसे हमें पता चलता है कि इनका राइज कैसे हुआ एंड इनका एंड कैसे हुआ। और बाकी इसके एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे चलता था, वो सब हमें इन्हीं से पता चलता है। ठीक है, और जो आफ्टर मौर्यन एम्पायर, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये डायनेस्टीज थी जो कि मौर्य एम्पायर के बाद थोड़ी सी उभरी थी। हाँ, सो गाइस जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं अपने नोट्स के द्वारा पढ़ाने वाला हूँ, मतलब नोट्स से, जिसमें कि मैं आपको ए टू जेड सब कुछ पढ़ा दूंगा। एंड आखिर इसका मतलब डिक्लाइन वगैरह सब कुछ है, इसकी फाइट वगैरह कहाँ कहाँ से भी सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी जैसे कि इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, और इसे आर्यभट्ट, कालिदास भी इसी टाइम के ही हैं, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। और एग्जाम में आया भी कि आखिर ये कौन से एरा के हैं, कालिदास और ये आर्यभट्ट। श्रीगुप्ता की बात करते हैं, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का, लेकिन रियल में किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त वन को। ठीक है, चंद्रगुप्त वन अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। आखिर चंद्रगुप्त वन को महाराजा धीराज का टाइटल कैसे मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे कॉन्क्विस्ट वगैरह किया था, काफ़ी सारे राजाओं को मारा भी था उस टाइम पे, क्योंकि इतना कोई पावरफुल राजा भी नहीं था, लेकिन मारा था तो महाराजा धीराज का टाइटल मिल गया, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्विस्ट वगैरह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त वन टूक ओवर द एंटायर गेंजेटिक प्लेन्स में उसने कब्जा कर लिया था, इंक्लूडिंग यूपी, बिहार और पार्ट्स ऑफ बंगाल में। ठीक है, और इतना ज़्यादा ये कब्जा करने के बाद फिर तो महाराजा धीराज का इन्हें टाइटल मिल गया था उस टाइम पे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त वन का बेटा था समुद्रगुप्त, जिसने अगली गद्दी ये समुद्रगुप्त में बैठा था। और इसका टाइम कब तक था, 335 से लेकर 380 AD। इसका सन चंद्रगुप्त वन का सन था। ठीक है, ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ कॉन्क्वेस्ट ही वाज नोन एज द ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर।
ये अपने पिताजी की तरह ही इसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किया था, लेकिन इसने इतना ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट किया और इतना ज़्यादा राजाओं को मारा वगैरह और इतनी ज़्यादा टेरिटरीज अपने अंदर ली गई। ये समुद्रगुप्त वन क्या बन गया, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का बेटा आया था चंद्रगुप्त टू, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। असली में ये समुद्रगुप्त टू नहीं आया था, इससे पहले था इसका भाई था समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त बाप था चंद्रगुप्त वन का। ठीक है, लेकिन इसका समुद्रगुप्त का एक और बेटा था, रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त आया था ये चंद्रगुप्त टू से पहले, लेकिन इसमें क्या था कि ये काफ़ी ज़्यादा कावर्ड था। जो रामगुप्त था वो काफ़ी ज़्यादा कावर्ड था। इसे साकास की फाइट के दौरान इसने क्या किया था, बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया था अपने आप को। तो फिर चंद्रगुप्त टू ये था ना, उसने ऐसे सेव कर लिया पूरी डायनेस्टी को और अपने लोगों को, क्योंकि उसने सब कुछ ही सरेंडर कर दिया था रामगुप्त ने, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरपोक कावर्ड वगैरह ये सब कुछ ही था। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, जो चंद्रगुप्त टू था उसने साकास को मार दिया। ठीक है, साकास को मारने के बाद इसने यही इसने कुमार नागा, एक राजकुमारी है जो कहाँ की है, सेंट्रल इंडिया की राजकुमारी, उससे शादी कर ली। नागा रूलर के हैं, अगर वो शादी कर ली तब तो पता ही है गाइस। फिर उसको सेंट्रल इंडिया में भी उसका कब्जा हो गया। किसका होगा, चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, चंद्रगुप्त टू का कब्जा हो गया और फिर ये सब करने के बाद उसने बाउंड्रीज इंक्रीज होगी। फिर ये सब होने के बाद फिर उसने वेस्टर्न साकाश के ऊपर इसने अटैक किया और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक युद्ध वगैरह हुआ, इंटेंस फाइट हुई। और इंटेंस फाइट के बाद उन्हें क्या मिला, चंद्रगुप्त टू को ये मिला मालवा और गुजरात का रीजन इन्हें मिला। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के हाथ में आ गया था ये सब मालवा गुजरात का रीजन साकाश की फाइट के। यह साकाश कौन सा था, ये फॉरेन सक्सेसर था, मतलब फॉरेन से आया हुआ एक डायनेस्टी थी। ठीक है, हाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि ये मिल गया था उन्हें मालवा गुजरात का रीजन। ठीक है, और अभी पढ़ते हैं, ही मेड द उज्जैन एज अ सेकंड कैपिटल। सेकंड कैपिटल ये उज्जैन था। फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी, फर्स्ट कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। आफ्टर द चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आया था, उसका सन आया था कुमार गुप्ता। ठीक है, कुमार गुप्ता ने क्या किया, सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर आ जाएगी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने स्टेबलाइज की है, वो कुमार गुप्ता ने किया है, गुप्ता एरा के टाइम पे। ठीक है, ये उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कंसोलिडेटिंग द एम्पायर, एम्पायर को बिल्कुल कंसोलिडेट करने में फोकस किया इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग। ठीक है, आफ्टर कुमार गुप्ता ही सन स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आया तो कुमार गुप्त के बाद जो कि इसका बेटा था, और ये ना बिल्कुल लास्ट नोटेड रूलर था, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के बाद स्कंदगुप्त के बाद ऐसा कोई रूलर ही नहीं आया जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो है। कोई पावरफुल आया ही नहीं था रूलर। अगले पेज पर आते हैं, द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का ना एंड भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि कोई इतना कोई पावरफुल राजा आया ही नहीं कि इसको संभाल के रखे या फिर एक्सपेंड वगैरह के, ऐसा कोई करने कोई आया ही नहीं। तो स्कंदगुप्त ऐसा लास्ट नोटेड रूलर था और ये बिल्कुल एंड पे आ गया। एंड एक टाइम पे बिल्कुल एंड हो गया इसका लास्ट। ये विष्णुगुप्ता किंग था गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, हाँ तो भाई हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि आखिर ये गुप्ता डायनेस्टी राइज कैसे हुई थी, इसकी फाइट वगैरह कैसे, आखिर ये फिर नॉर्थ में फैला कैसे ये इतना। ठीक है, साकाश से फाइट इनकी हुई, सेंट्रल में इनने राजकुमारी से जो नागर रूलर से उससे शादी करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड वगैरह किए। ठीक है, एंड अब बात आती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि इस टाइम पे गुप्ता एम्पायर तो एंड हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, आखिर उनका कैसा था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो इंस्पायर्ड था मौर्य एम्पायर से, क्योंकि जो मौर्य एम्पायर का भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज था, और उसी से एम्पायर का गुप्ता डायनेस्टी का भी यही था। और जगन्नाथ इंस्क्रिप्शन, सॉरी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इनमें भी ये मेंशन है कि जो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, सुदर्शन लेक रिपेयर करवाई थी। सुदर्शन लेक फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बनवाई थी, ये बनाई थी सुदर्शन लेक मौर्य एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे अग्रहारा लैंड ग्रांट्स, या अग्रहारा लैंड ग्रांट्स क्या है, अग्रहारा लैंड ग्रांट्स हुआ जो कि
किसको दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को एग्रारा लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। उसमें क्या होता था, ये मेंटेनेंस करते थे टेम्पल्स की, ठीक है, जो भी ब्राह्मण्स वगैरह था। तो बस यही था गुप्ता एम्पायर का टाइम। और ये ना गाइस बिल्कुल मतलब एग्जाम पॉइंट से था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट था, तो इसलिए ऐसा जल्दी सा होगा। एंड इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो छूट गई हो या फिर ऐसा कुछ में कुछ रह गया हो, तो इसमें सब कुछ ही मैंने कवर कर दिया है। तो फिर अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रीन ऑफ हर्षवर्धन, आखिर हर्षवर्धन एम्पायर कैसा है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलता है अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी